आवाज वगैरह सही आ रही है तो मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, एक सेकंड माइक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। देखो तो जो आपके लॉज की स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, इसकी स्टेटमेंट क्या है, बहुत इजी है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डेफिनेट कंपोजिशन, इसके अंदर बहुत इजी चीजें हैं। क्या स्टेटमेंट है इसकी भाई, क्या कहता है लॉ? जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करिए, तो ये कह रही है कि जो केमिकल कंपाउंड है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स होगी। और वो डिपेंड किस पे नहीं करेगा, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस मेथड से आपने बनाया है, कौन सा सोर्स है जहां से इसको लिया, कहीं से भी आ जाए। अगर ये केमिकल कंपाउंड है तो इसके अंदर कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होगी। या फिर जिसके अंदर जो मास है कार्बन का और जो मास है ऑक्सीजन का, देखो 16 8 में 16 32, ठीक है। देखो 6 पे गया और 16 पे गया, 3 और 8 पे गया, 3:8 की वैल्यू आ गई CO2 के लिए। तो CO2 अगर एक केमिकल कंपाउंड है तो इसका कोई भी सोर्स हो कहीं से भी आया हो, इसके अंदर जो मास की वैल्यू है वो 3:8 रहेगी। ऐसे आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, एक एलिमेंट की फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट की वैल्यू कंबाइन करेगी, अगर उनकी आपस में रेशियो निकालोगे तो वो सिंपल होल नंबर की रेशियो निकल के आएगी। फिर गैलिलियो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था, एक वॉल्यूम और एक वॉल्यूम मिलके क्या बनी, दो। अभी इसको देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। ये एक्चुअल में बैलेंस इक्वेशन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, H2 + O2 विल गिव यू H2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब इसी चीज को बैलेंस के तरीके से बता दिया गेलुसेक्स ने कैसे। देखो हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम है, ये देखो 2 वॉल्यूम रही। ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम हो गया। और पानी कितना बना, 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम H2O के वेपर्स बने। तो इसी चीज को इसने बहुत साल पहले बता दिया था। कहना कि स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड ये एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर स्टोइचियोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बड़ी क्लासेस के लेवल पे और मतलब किसी भी लेवल पे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्टोइचियोमेट्री के अंदर आपका लिमिटिंग रिएजेंट भी आ जाता है भाई। ठीक है समीर, आ रही है आपको बात समझ में? चलो, ऐसे एवोगाड्रोस लॉ आएगा, स्टेटमेंट को रीड करोगे आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ये सारा स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड ही है ना। डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी बेसिक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा मोल्स के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मोल के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, इस देखो आपको पता है कि 1 मोल का मतलब क्या है। मैं इसको 3 लेवल पे पढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में कहूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में तो क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। इतने अगर पार्टिकल्स है तो 1 मोल है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मोल्स निकालने के लिए, आपको कुछ पार्टिकल्स गिवन होंगे और आप नीचे यहाँ पे 1 मोल के पार्टिकल्स के लिखोगे, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के लिखोगे। और ये नंबर कितना होता है आपको बताइए, 6.022 × 10⁻23। एक फॉर्मूला बेटा आपका ये हो गया। अगर मैं इन पार्टिकल्स का वेट कर लूँ, मास निकाल दूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया। फिर एक हमारा क्या बनेगा, जब कोई चीज गैस की फॉर्म में हो और वो STP पे या फिर NTP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस केस में क्या बनेगा, जो भी वॉल्यूम है कंपाउंड की उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो और वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी 1 मोल कंपाउंड की वॉल्यूम को अगर मैं चेक करूंगा, मान लो बलून है, इसके अंदर मैंने 1 मोल गैस भरी हुई है, तो इस बलून की जो वॉल्यूम है वो आएगी 22.4 लीटर। मतलब इतना बड़ा फूल जाएगा कि 22.4 लीटर का हो जाएगा। और वहीं से हमारा ये फॉर्मूला भी निकल के आता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो 3 फॉर्मूला आपके सामने। बेटा क्वेश्चन इससे आएंगे जरूर आपके, इसको प्रैक्टिस करके जाना, गलत नहीं करना किसी को भी। आ रही बात समझ में? फिर ये चीजें हैं आपकी। इसके अलावा जो मास परसेंटेज के ऊपर है वो थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये रहा ना मास परसेंटेज वाला, इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। इसके अलावा स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रीजन का टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक है। अब एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा, उसी को देख लेते हैं। देखो ये रहा मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, N = मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम करके
यहाँ से आपके नंबर मोर से निकल सकते हैं। ठीक है भाई, देखो एक छोटी सी क्लास के अंदर पूरा सिलेबस कराना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस चैप्टर में कर लेंगे, मतलब इस सेशन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ, ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 2 में क्या है? सबसे पहले तो देखो आपको ना बोहर मॉडल के बारे में आप आइडिया होना चाहिए। बोहर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। बोहर मॉडल से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक बातें जो नोट्स में हमने लिखी थी, पीडीएफ के अंदर लिखी थी, वो बेसिक बातें। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और आप लोगों से डिस्कस करूं, तो ना सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी क्या रहेगी, पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है चैप्टर जो लास्ट है आपका, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार जरा डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम आ जाते हैं बेंजीन के ऊपर अपने, है ना। बिल्कुल बेटा, मतलब ये अगर छोड़ो तो फेल हो जाओगे तुम लोग पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना। एक तो क्या है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन प्लेनर होती है, हक्कल रूल को फॉलो करती है ना, इसलिए बेंजीन प्लेनर होगी। ठीक है, देखो हक्कल रूल हमारे ये लिखे हुए, बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में बनेगी बेंजीन। ठीक है भाई, इसके अलावा बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये पूरे में रेजोनेंस करते हैं, सारे में इनका रेजोनेंस होता है। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और इसके अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो नहीं रखते, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में बिल्कुल होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह करके ये इसको फॉलो करता है, तो बेंजीन जो हकल रूल को फॉलो कर रही है, इसलिए बेंजीन इज एरोमेटिक। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर देखो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड्स, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस सिग्मा प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन की, चलो प्रिपरेशन तो ठीक है, 2 रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 3। लेकिन जो केमिकल, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई, इसे 5 स्टार लगा लो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, रट के जाना, नाइट्रेशन क्या होती है, हेलोजनेशन क्या होती है। ठीक है भाई, रिएक्शंस इनके आनी चाहिए, मेन तो ये है, सल्फोनेशन क्या होगी, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, एसाइलेशन रिएक्शंस, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना भाई, देखो अब इस क्लास में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें बता सकता हूँ। 14 पार्टिसिपेंट्स यानी कि 13 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो, ठीक है भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो आपको बहुत अच्छे से ये करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये दिख रहा है आपको, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग, तो बेटा याद रखना, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या इसमें कैसे पहचानेंगे, याद करो, जो जब रेजोनेंस होता है बेंजीन के साथ किसी भी ग्रुप का, तो कुछ होते थे प्लस आर वाले ग्रुप और कुछ होते थे माइनस आर वाले। तो प्लस आर वाले जनरली एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग। फिर एक बात और, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो बेंजीन रिंग है, अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप लगा दो, मान लो आप आपने ग्रुप लगा दिया, तो कुछ ग्रुप तो क्या करते हैं, प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, पार्शियल नेगेटिव। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा वो ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूंगा माइनस आर वाले ग्रुप की, तो माइनस आर वाले ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपने माइनस आर ग्रुप लगा दिया, तो ये इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे ऑर्थो पैरा पे। इससे क्या होगा, जो कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका अगर जाएगा तो वो मेटा पे ही जा सकता है, वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ने इन पोजीशंस पे प्लस का चार्ज लगा दिया, तो बेचारे इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही जगह बची, वो क्या बची, ये वाली मेटा वाली।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का डिफरेंस। और साथ ही साथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का डिफरेंस, ये आपको बहुत अच्छे से आना ही आना चाहिए। आगे बात समझो, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? एल्कीन और एल्काइन। आपको पता है चैप्टर के अंदर कितनी चीजें हैं? चार चीजें हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और अपनी बेंजीन। तो बेंजीन की तो क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इन दोनों के लिए बेटा क्या इंपॉर्टेंट होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपको अच्छे से आनी आनी चाहिए, बता रहा हूं मैं, अगला 5 स्टार टॉपिक यही है। ठीक है, तो पहले तो बेटा हम किसके अंदर चलते हैं? एल्कीन के अंदर चलते हैं। अब एल्कीन में जब हमने टॉपिक शुरू किया, ठीक कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, एल्कीन में जब हमने टॉपिक शुरू किया, ठीक है, ये देखो एल्कीन्स क्या होता है? रिच सोर्स होते हैं लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के। तो एल्कीन के पास जो डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड की वजह से एक मैसेज आया किसी का, सर रिपीट करना एक बार दोबारा। क्या रिपीट करना बेटा मुस्कान? आप बोल सकते हो, आवाज आपकी आ जाएगी मुझे टाइप करने से बढ़िया। इलेक्ट्रोफिल, अच्छा इलेक्ट्रोफिल बता रहा हो तो अभी स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट किया है। मैं देखो, हमारे पास जो एल्कीन है, एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन का बड़े से सोर्स होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। अब इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग भी एडिशन कराएंगे। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड, या फिर हमारे पास कोई कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड, तो इन सभी के अंदर आप लोग H2 ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ठीक है, इससे क्या बनेगा? आपका एल्केन बन जाएगा। आप इसके अंदर X2 को ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी आपका एग्जांपल है। आप इसके अंदर बेटा HX को ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आप H2O को भी ऐड कर सकते हो, इसमें आपको डायल्यूट H2O डालना पड़ेगा, डायल्यूट एसिड डालना पड़ेगा एल्कीन के केस में। और एल्काइन की एक स्पेशल रिएक्शन थी, याद करो, जहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म था आपका, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना? इसके पर्सपेक्टिव से अब देखो क्या होता है, जब हम लोग ऐड करते हैं HX को या फिर H2O को, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करें, है ना? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में करें तो यहाँ पे आपका मार्कोवनिको रूल आता है, जो आपको बेटा अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में आपका जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में तो आएगा ही। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? देखो मिल तो जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा लेट तक मिलेगी, अपलोड करनी पड़ेगी ना यूट्यूब पे, उसके उसके बाद मिलेगी। ठीक है, तो आप फिलहाल ध्यान देते रहो बहुत अच्छे से क्लास के अंदर, जितना हो सके, फिर रिकॉर्डिंग भी देख ले। मार्कोवनिको रूल जो आपका होता है वो आपको इसके बेसिस पे करना पड़ेगा। तो बेटा याद रखना, मार्कोवनिको और एंटी मार्कोवनिको रूल दोनों ही आपके आएंगे। कैसे हो सकता है कि एक सेट में है एक सेट में ही आए? तो अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है ना? और पेपर बेटा भैया की जो अगली जो आपकी 12th क्लास है ना, उसको रेलेवेंस में रख के मैंने पेपर बनाया है, ताकि आपको वहां भी इसकी हेल्प मिले बहुत अच्छे से। चलो, तो ये सारा हो गया। देखो करते करते ऐड करते करते हमारे पास एक तो टेस्ट भी आ गया था यहाँ पे, टेस्ट। याद करो, डबल बॉन्ड के अंदर जब हम लोग Br2 को ऐड करेंगे द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस केस में क्या हो रहा था? ये जो Br2 है पूरा ऐड हो जाएगा इस तरह से, Br अब क्या होता है, जो Br2 है, जब वो Br2 के फॉर्म में होता है तो वो होता है रेडिश ब्राउन या फिर रेड रेड कलर का लिक्विड। ठीक है, लेकिन जब वो ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है कलरलेस। इसी चीज को हमने टेस्ट की तरह इस्तेमाल करा, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पहचानने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड है, जिसके अंदर पता करना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं Br2 को। ठीक है, ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा आपका ऑरेंज कलर का होगा। और पानी के अंदर जाने के बाद अगर इसका कलर गायब हो गया, मतलब ये Br ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड में, और कलर गायब हो रहा है, इसका अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर कलर गायब नहीं हो रहा तो फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। आगे बात समझ में? तो टेस्ट को अच्छे से याद रखना। मार्क ऑपन का रूल तो बेटा करके ही जाना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे से करके जाना। पढ़ा रखा है सारा कुछ आपको मैंने क्लास में बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? अब इसमें देखो एक अगला आपका एल्कीन की रिएक्शन है, तो ओजोनोलिसिस। बेटा इसको छोड़ मत देना गलती से भी। चैप्टर तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो लगभग हाइड्रोकार्बन्स का मैंने 85% पोर्शन पेपर के अंदर आपका डाला हुआ है। इस चैप्टर को मैंने बहुत तगड़ी वेटेज दी है, क्योंकि आपके 12th के अंदर काम आएगा। देखो भी आप करोगे तो ऐसा नहीं कि आपने क्लियर करके छोड़ दिया, नहीं, 12th में पूरा पूरा काम आएगा।
इसलिए 85% पूरा चैप्टर आपको पेपर में मिलता है। देखो दो चैप्टर ना, ए और बी, तो ए और बी मिला करके पूरा 85% चैप्टर आपका आएगा। तो देखो कुछ एक एक का दो का टॉपिक छूट गए 15% में, वरना सारे टॉपिक कवर है चैप्टर के। छोड़ना नहीं है, मैंने आपको क्लियर बता दी। ओजोनलिसिस हो गया, आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो पॉलीमराइजेशन नहीं आएगा, ठीक है भाई। एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस के अंदर एक आपका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। एल्काइंस की प्रॉपर्टी की बात करें, देखो ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। सिंपल सा रीजन होता है, एल्काइन के अंदर जो कार्बन है ना, ये कार्बन वो sp कार्बन है ना। sp कार्बन के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर 50% होता है। तो इस चक्कर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और अगर यहाँ पे कोई एच लगा हुआ है तो ये एच आपका एसिडिक एच हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। फिर इसके बाद इसमें ना, वो था आपका कीटोनल डॉटोमेरिज्म वाला टॉपिक, ये रहा देखो, एडिशन ऑफ वाटर। ये आपको आना चाहिए। इसमें कहाँ पे कीटो फॉर्म बनेगी, कहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगी, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, कर लेना भाई, फेल मत हो जाना कोई भी, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाओ बेटा प्रिपरेशन ऑफ, इस पे एल्कीन पे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आपका अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रहा देखो, ये पूरा दिख रहा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को रट के आना अच्छे से। और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करा रखा है वो भी ध्यान रखना, कहाँ पे सिन एडिशन होगी, कहाँ पे एंटी एडिशन होगी, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। H2PD क्या का काम है, Na लिक्विडेंस क्या काम, बर्च कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, रोजनमंड कैटलिस्ट क्या है, रट के जाने बेटा बिल्कुल, ठीक है। रोजनमंड, MUND। अरे बात समझ में, कहाँ पे आपका सिस बनेगा, कहाँ पे आपका ट्रांस बनेगा, वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो तीन मेथड हमारे, एक तो ये वाला मेथड हो गया, एक ये वाला मेथड हो गया, फिर एक ये नीचे वाला मेथड हो गया। ये तीनों मेथड आपके एल्कीन की प्रिपरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पहले, ये सारे एक्चुअल में क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन मेथड है। यहाँ पे अल्कोहल में से H2O को हटा रहे हो कंसनट्रेट एसिड डाल के, यहाँ पे हेल एल्केन में से HX को हटा रहे हो एल्कोहलिक KOH डाल के, और यहाँ पे आप जिंक डाल करके एक विसिनल डाइहैलाइड, याद है विस, बताया था बेटा आपको मैंने, किसी के हाथ पे जो है अगर सांप काट ले तो ऐसा निशान आएगा विस। तो विसिनल से क्या बताया था, अगर दो क्लोरीन लगे तो ये विसिनल डाइक्लोराइड, और अगर इस तरह से एक ही पे दो क्लोरीन लगे तो ये जेमिनल होता है, याद करो विसिनल जेमिनल, करा रखा है सब बच्चों को। तो विसिनल वाले डाइहैलाइड में से जिंक डालने पे वो डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में। तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है भाई। इसके अलावा आप चैप्टर अगले में आओगे अगर, यहाँ पे बेटा कोलवेज करके जानी है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। ये कर लेना भाई, छोड़ोगे तो बेटा रहोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसी चैप्टर में आते हैं। इसी चैप्टर के अंदर देखो सबसे पहली बात तो आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म करना, आइसोमेरिज्म के अलावा देखो ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा पढ़ा दिया मैंने, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस चैप्टर की, इस पोर्शन की, सॉरी। ये बहुत हैवी चैप्टर है, मैं खोलेगा अभी, ठीक है। इसके अंदर बेटा जो आपका ना मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन थे वो बहुत अच्छे से करना, क्रोमेटोग्राफी हो गया आपका, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब चीजें ठीक से करना। यहाँ से लेकर के मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से ना बेटा देखो रट नहीं सकते, सारा सब कुछ याद नहीं हो सकता, पर जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी, ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, इसको बताओ उसको बताओ, बेसिक आपको आइडिया इसका होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जितनी भी दे रखी है सारी चीजें, सारी की सारी आपको अच्छे से करनी है। ये 5 टॉपिक दिख रहे हैं, ये पांचों टॉपिक आपका एग्जाम में आएंगे, और बताओ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है ना भाई। देखो ये आपका जो होता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन, ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। वैसे एग्जाम में इतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आएगा, पर एग्जाम पेपर में आपको बताया था, बोर्ड में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। ये भी पूरा आता है, इसको दोबारा 12th के अंदर जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, इसको दोबारा पूरे पूरे को पढ़ाऊंगा इस पोर्शन में, उसके बाद हम 12th शुरू करेंगे अपनी। लेकिन अभी जो एग्जाम में आ रहा है आपका, वो उस चैप्टर से बता दिया हाइड्रोकार्बन से, और उसके अलावा यहाँ जो ये चीजें हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आपके इफेक्ट, हर एक इफेक्ट का आपको बिल्कुल बेसिक मतलब पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन, बेसिक इनका देख लेना, क्या मतलब होता है, डिटेल में नहीं आएगा, पर बेसिक मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन इनसे शायद नहीं आएगा, पर बेसिक्स आपको आने चाहिए,
ठीक है, और मैंने आपको आइसोमेरिज्म बता ही दिया। आइसोमेरिज्म के अलावा बेटा एक से लेके दो क्वेश्चन आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में मिलेंगे, और जो कि जो है ना बिल्कुल जो है मॉडरेट लेवल के ऊपर। नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको मुश्किल नहीं मिलेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है भाई। तो ये देखो दो मेजर मेजर चंक जो है हमने वो खत्म कर लिए। फिर अगर मैं आपसे रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ तो रिडॉक्स चैप्टर के अंदर दो मेजर पोर्शन है, दो में से एक आपकी बैलेंसिंग है। बेटा बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो एनसीईआरटी वाले भी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है ना। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इतना ध्यान मत देना, बेसिक देख लेना बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो आपका एक मेजर पोर्शन रहने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें इसमें, ठीक है, हीट कैपेसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर करके जाना हीट कैपेसिटी वाला। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को और इक्विलिब्रियम को हम लोग अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे जब मीटिंग का टाइम थोड़ा सा कम बचेगा। फिलहाल के लिए ये मैंने आपको सारी बातें बता दी भाई। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग आपको मैंने बताई दी। ठीक है। कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वो अच्छे से करके आना भाई, नेमिंग वाले जो पोर्शन है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होगा आपका, हेस लॉ हो गया, थर्मोडायनेमिक के लॉज हो गए, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो थर्मोडायनेमिक्स ओपन करते हैं फटाफट से हम लोग। ये रहा। ये क्या और क्या, बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हम लोग वैसे तो देखा जाए। वो दिख रहा है। लेवेजिए लैपलेस लॉ की जरूरत नहीं है, हैश लॉ कर लेना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो क्या कुछ नहीं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और डायग्राम से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हो गया हैश लॉ आपका। ठीक है भाई। हैश लॉ के अलावा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये और हीट ऑफ एटमाइजेशन, देखो ये दिख रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन, और इससे अगले पेज पे दे रखा है बॉन्ड एनर्जी। बट अच्छे से बिल्कुल, कहीं चैट जीपीटी से पूछना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना आपने, दोनों कंपेयर, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके कर लेना इनको, क्या मतलब है इसका। ठीक है। इसके अलावा देखो हीट ऑफ कंबशन, ये थोड़ी सी इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। हीट ऑफ कंबशन के अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई, दो दो आएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन। न्यूमेरिकल अगर आएगा हीट के ऊपर तो इनमें से आएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। तो देखो बेसिक्स तो आना ही चाहिए, बेसिक टर्म्स का तो मैं क्या बताऊं एग्जाम में अब, ऐसे डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, वो आना चाहिए आपको बेसिक टर्म्स। ठीक है, देखो वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना बेटा, वर्क डन। ठीक, वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल, वर्क डन के अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल, प्रोसेसेस पता होने चाहिए। सारी प्रोसेस जितनी लिखी हुई है बेटा, ये देखो ये पांच की पांच, ये पांच की पांच जो प्रोसेस आपकी है ये आपको आनी चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। मीनिंग इनका ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक। लॉज मैंने आपको बताया था, लॉ करके जाने हैं, फर्स्ट लॉ अच्छे से कर लेना, फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो उसका देखो एंथैल्पी का जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये वाला, ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहना। और डेल्टा एन जी कैसे निकालता है वो भी हमको अच्छे से आना चाहिए। ये आपके क्लासिकल न्यूमेरिकल बनते हैं बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये आपको क्लियरली अच्छे से आना चाहिए। हीट कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, हीट कैपेसिटी अच्छे से करके जानी है, न्यूमेरिकल भी इसके प्रिपेयर करके जाने हैं। और यूनिट्स बेटा छोड़ मत देना गलती से भी। हीट कैपेसिटी के अंदर सबकी यूनिट बतानी चाहिए, हीट कैपेसिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, फिर मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। देखो एग्जाम आता है उससे पहले बेटा पता है कि रटना है बढ़िया तरीके से, मेहनत करनी है। जो ये सब पता होते हुए, पता सबको है, पर जो ये सब पता होते हुए भी इग्नोर करेगा ना बेटा वही फेल हो।
बता रहा केमिस्ट्री में फेल जरूर हो गया कुछ बच्चे, लेकिन वो जानबूझ के चीजों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने इतना आपके लिए स्ट्रीमलाइन कर दी चीजें। बहुत कुछ पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक एक दो जगह बहुत अच्छे से फोकस करो। देखो सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, मैंने गारंटी ले रहा कि एग्जाम में सब कुछ आ जाएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आपको काफी आइडिया उसका लग जाएगा, मेजोरिटी चीजों का। ठीक है ना। तेरे बच्चे मेरे नाम से आ रहे हैं अरे छोड़ो ना भाई, कौन क्या आ रहा है, तो छोड़ो, तुम चैट वैट बंद कर दूंगा सभी की। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से। ये लो। ठीक है, कोई किसी का नाम से नहीं आ रहा, नाम वाम ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोड़ो इसको, शुभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं बेटा, एक शुभ अपना ओरिजिनल बस, ध्यान दो आगे। कैलोरीमीटर है बेटा, बेसिक इसका देख लेना। ठीक है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी, एंट्रोपी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आएगा एंट्रोपी के ऊपर आपका। ठीक है, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, एंट्रोपी वाला तो छोड़ना नहीं। और गिब्स एनर्जी वाला टॉपिक आपका आएगा, डेल्टा जी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गिब्स एनर्जी का होगा, तो इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छे से करना है बेटा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से। बताओ भाई, क्लियर है चीजें? ठीक है, थर्ड लॉ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका गिब्स एनर्जी का। चलो, होमी वर्मा ने ऐसे किया है। चलो, ठीक है भाई, तो ये आपको इतना ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाए तो बेटा, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको क्या करना है, एक तो पीएच निकालना आना चाहिए। ठीक है, एच पॉजिटिव की कंसिडरेशन देके रखते हैं, लॉग लगाना पड़ता है। पीएच निकालना आना चाहिए। ठीक है, पीएच निकालने के अलावा लीस्ट एटलीस्ट प्रिंसिपल आपका होगा। ठीक है ना। फिर आपका क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो टॉपिक है, उसको बेसिक्स बिल्कुल देख लेना कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। हमारी बात समझ में सभी? ठीक। बाकी बेटा देखो, बफर सॉल्यूशन हो गया आपकी, बफर सॉल्यूशन के बाद कॉमन एंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, कॉमन एंड इफेक्ट के बाद आपका याद होगा केएसपी वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, के इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर, ऑसवर्ड डिल्यूशन थ्योरी, ये भी पोर्शन आपको देख के जाना अच्छे से, इनसे भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब बेटा लास्ट में बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 और 4 की। चैप्टर 3 आपका बताया क्लासिफिकेशन, और 4 आपका क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये आनी चाहिए। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है ना, वो चीज हो गई। शेप्स बतानी, वो बात हो गई। फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको पीरियड नंबर बताना। ठीक है, ग्रुप नंबर बताना, ग्रुप नंबर कौन सा है। डायगोनल रिलेशनशिप हो गया आपका। ठीक है, ये चीजें, डायगोनल रिलेशनशिप। और बेसिक आइडिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गियर एंथैल्पी क्या रहेगी, आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक। तो ये बातें, बाकी फिर बिल्कुल डिटेल में जा करके किस तरह से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो तो बताना मुश्किल है। ठीक है ना, ये जो टॉपिक आपको हमेशा से मैंने फोकस कराया है इनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मॉक टेस्ट जो आपका हुआ था बेटा, उसका लेवल थोड़ा सा आपका हार्ड रखा गया था, उस लेवल से थोड़ा सा डाउन लेवल रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होगी, और कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट, मतलब कह सकते हैं कि रिलेटिव एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे।
तो उनको भी आपको ध्यान रखना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी डालने चाहिए एग्जाम में, सारे क्वेश्चन ही आपके एप्लीकेशन बेस्ड या फिर आपको एनालाइज करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर काफी सारे मिलेंगे भाई, ठीक है। अभी किसी को स्पेसिफिक डाउट है तो वो बताओ, वरना फिर मीटिंग को करते हैं ओवर। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, एक दिन का आपके पास और टाइम बचा, आज की रात है और फिर कल का दिन है। तो बस इतना है आपके पास, इतने में जितना कर पाओगे अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मैंने चैट तो बंद कर दिया, मैं चालू कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर हम क्लास को करते हैं over।